तो दोस्तों, आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सुजीत आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं फाइबर ऑप्टिक्स में। तो आज हमें देखना है कि वी संख्या या वी नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है ये। तो किसी भी फाइबर जो हमारे रेसे होते हैं, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, तो किसी प्रकाशिक फाइबर से गुजरने वाले प्रकाश पथ के मोड्स की जो संख्या होती है वो वी संख्या पर ही डिपेंड करती है। कहने का मतलब, मोड्स की बात करें तो किसी भी फाइबर में हमारा जो होता है वो सिंगल मोड हो सकता है, मल्टी मोड हो सकता है। तो ये जो मोड हमारा डिसाइड होता है किसके आधार पर डिसाइड होता है, वी संख्या के आधार पर ही हमारा डिसाइड होता है, बी नंबर के आधार पर ही ये डिसाइड होता है। अगर हम मोड्स की बात करें यहाँ पर, तो मोड्स के लिए जो फार्मूला दिया जाता है वो फार्मूला क्या होता है हमारा, एन एम बराबर 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपान के लेमडा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या क्या है ये। तो अगर हम लेमडा की बात करें तो लेमडा हमारा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है जो कि मीटर में होता है। आर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आर हमारा क्या होता है, कोर का अर्धव्यास होता है जो कि ए भी हमारा क्या होता है, मीटर में होता है। और N1 और N2 हमारे क्या है, कोर तथा क्लैडिंग के अपवर्तनांक हैं। पाई हमारा कांस्टेंट होता है, इसका मान आपको लोगों को पता है 22/7 या 3.14 हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं कि हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो मोड है कैसा है, मोड संख्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं, सिंगल मोड है या मल्टी मोड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वी नंबर क्या है। तो वी नंबर हमारा जो होता है किसी भी ऑप्टिकल फाइबर में ये डिसाइड करता है कि हमारा ऑप्टिकल फाइबर होगा कैसा, मल्टी मोड होगा या सिंगल मोड होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश तरंग का संचरण सिंगल मोड अथवा मल्टी मोड में हो सकता है। मतलब दो प्रकार से हमारा क्या होता है, संचरण होता है, सिंगल मोड और मल्टी मोड के रूप में। तो अब ये ऑप्टिकल फाइबर की जो विवेचना होती है, मतलब मल्टी मोड और सिंगल मोड की बात हम जो कर रहे हैं, जो इसकी विवेचना होगी, इसकी व्याख्या होगी, वो किसकी सहायता से होगा, वी नंबर की सहायता से होगा। इसका जो प्रमुख पैरामीटर होगा, इसको विस्तृत करने के लिए, इसको व्याख्या परिभाषित करने के लिए वो क्या होता है, हमारा वी नंबर होता है। और साधारणतः इसे हम क्या कहते हैं, फाइबर की आवृत्ति भी कहते हैं। जो वी नंबर होता है इसको हम क्या कहते हैं, फाइबर की आवृत्ति, जिसकी वजह से हम यह जान पाते हैं कि हमारे जो फाइबर के अंदर हमारा जो प्रकाश संचरण हो रहा है वो सिंगल मोड में हो रहा है या मल्टी मोड में हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वी नंबर के लिए जो फार्मूला है वो क्या है आपका, वी नंबर को हम वी से शो करते हैं। इसका जो मान होता है 2 पाई आर अपान के लेमडा अंडर रूट में N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं कि अंडर रूट में N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर का मान क्या होता है, Na के बराबर होता है, आंकिक छिद्र के बराबर होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर के बराबर होता है। तो Na बराबर हम जानते हैं क्या होता है हमारा, अंडर रूट में N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। और Na बराबर और भी जानते हैं कि इसी की वैल्यू हमने फाइंड किया था, N1 अंडर रूट में 2 डेल्टा। डेल्टा हमारा क्या है यहाँ पे, भिन्नात्मक परिवर्तन, अपवर्तनांक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब इसकी हम वी की जो वैल्यू होगी इसके फॉर्म में अगर फाइंड करना चाहेंगे तो इतने के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इतने के बराबर हम लिख सकते हैं Na। तो वी बराबर 2 पाई आर अपान के लेमडा इंटू Na। और Na बराबर हमारा क्या होता है, Na बराबर हमारा जो होता है वी बराबर 2 पाई आर अपान के लेमडा N1 अंडर रूट में 2 डेल्टा। तो ये हमारा क्या है, ये वी नंबर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस तरीके से हम वी नंबर को हम परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ऑप्टिकल फाइबर के लिए अधिकतम मोड की संख्या का जो हम ये यहाँ फार्मूला होता है कि हम कैसे प्राप्त करेंगे, अधिकतम मोड की संख्या का निकालना पड़ेगा अगर हम, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला होता है NM बराबर हाफ वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी और NM में रिलेशन होता है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, NM को निकाल सकते हैं कि NM हमारा क्या होगा, सिंगल मोड होगा या मल्टी मोड होगा। ठीक है, अगर अतः बी बराबर 10 के लिए NM क्या मिलेगा, हमें 50 मिलेगा। देख लीजिए, रख लीजिए, अगर हम बी बराबर क्या रख रहे हैं, 10 रख रहे हैं, तो 10 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100 में हम 2 से भाग देंगे तो NM क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। अगर अब यहाँ पे कंडीशन है कि सिंगल मोड फाइबर कब कहलाएगा, मल्टी मोड फाइबर कब कहलाएगा, तो इस कंडीशन को हम देखते हैं कि अगर V का मान क्या हो जाए, लेस देन 2.405, अगर V का मान 2.405 से कम होगा तो उसको हम सिंगल मोड फाइबर कहेंगे। और B का मान अगर 2.405 से ज़्यादा होगा तो उसको हम मल्टी मोड फाइबर कहेंगे। ठीक है, अगर V का मान अगर 2.405 के बराबर है तो इसके संगत जो तरंग दैर्घ्य होता है उसको हम स्तब्ध तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और इसको हम शो करते हैं लेमडा C से। इसको किससे शो करते हैं हम, लेमडा
सी से। तो यहाँ पे हमारा जो लेमडा सी का मान हो जाएगा, वो लेमडा सी का मान जो मिलता है वो क्या मिलता है यहाँ पे, लेमडा सी बराबर लेमडा वी अपान के 2.405। ये किसका मान है, हमारा स्तब्ध तरंग दैर्घ्य का मान होता है। ठीक है, तो अब आगे हमें देखना है, हमने वी नंबर देख लिया, आशा है समझ में आ गया होगा। अब आगे हमें देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर का वर्गीकरण करना है, कितने तरह के हमारे ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर को हम वर्गीकृत करते समय इसको दो प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला इनके मटेरियल के आधार पर कि ये किस पदार्थ के बने होते हैं उनके आधार पे, और दूसरा इसके मोड के आधार पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पदार्थ के आधार पे, तो पदार्थ के आधार पे 3 तरीके के होते हैं। और 3 तरीके के आप कैसे होते हैं ये, पहला तरीका आपका होता है कि अगर कोर ग्लास का हो और क्लैडिंग भी ग्लास की हो, मतलब क्लैडिंग और कोर दोनों क्या है, शीशा हो, तो वो एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार होता है कि ग्लास आपका कोर हो, मतलब कोर जो है वो ग्लास का हो और क्लैडिंग किसकी हो, प्लास्टिक की हो, तो ये दूसरा प्रकार हो गया। और तीसरा होता है कि अगर कोर अब क्या हो जाए, प्लास्टिक का हो जाए और क्लैडिंग भी क्या हो जाए, प्लास्टिक की हो जाए, तो ये क्या होता है, तीसरा प्रकार होता है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, मटेरियल के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या होता है कि प्रकाश संचरण के मोड के आधार पर अगर हम देखें तो मोड के आधार पे हमारा जो होता है 2 तरीके के होते हैं, जो अभी हमने बताया था कि सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। और नेक्स्ट हमारा होता है कि अपवर्तनांक के आधार पर भी फाइबर को हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। और पहला हमारा जो होता है स्टेप इंडेक्स फाइबर और दूसरा हमारा होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, 2 तरीके के और भी हमारे क्या होते हैं, फाइबर होते हैं। तो आइए देखते हैं इनको हम डिटेल कैसे क्या क्या हैं ये। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहाँ पे सिंगल मोड फाइबर की। अगर हम इसके मोड के आधार पे बांटे हैं तो पहला हमारा क्या है, सिंगल मोड फाइबर। तो सिंगल मोड फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि यहाँ पे मोड का मतलब क्या है। मोड का मतलब ये है कि प्रकाश की तरंग को चलने के लिए जो प्रदान किया गया पथ होता है, मार्ग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। अगर यहाँ पे जो मोड है, मतलब जो पथ है, वो सिंगल है, मतलब एक है, जिसमें से हमारा क्या होता है, कोई सिंगल प्रकाश तरंग ही संचरित हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल मोड फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है ये। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि ऑप्टिकल सेंसर के लिए सिंगल मोड फाइबर का उपयोग किया जाता है। सिंगल मोड का अर्थ है कि इन फाइबर में प्रकाश तरंग एक सीधी रेखा में चलती है। यह पथ फाइबर के अनुदैर्घ्य अक्ष के अनुदिश होता है, मतलब कि कोर की जो एक्सिस होती है उसके एलोंग चलेगा, उसके अनुदिश चलता है। सिंगल मोड फाइबर को इस प्रकार निर्मित किया जाता है कि प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए केवल एक ही पथ मिले। मतलब सिंगल मोड की मैंने बात किया तो बात मैंने ये किया कि प्रकाश संचरण के लिए जो पथ की आवश्यकता होती है वो कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, एक ही पथ मिले। तो इस प्रकार के जो मोड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल मोड फाइबर कहते हैं। इसके लिए फाइबर कोर के व्यास को बहुत कम रखा जाता है, क्योंकि हमारा सिंगल प्रकाश तरंग को संचित कराना है तो इसका जो व्यास होता है, कोर का जो व्यास होता है वो बहुत ही कम होता है, और इसका जो मान होता है वो लगभग 5 से 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। और इसमें जो प्रकाश तरंग जो संचरित की जाती है उसका मान, जो उसका तरंग दैर्घ्य होता है उसका मान भी क्या होता है, लगभग 5 से 10 माइक्रोमीटर के बराबर ही होता है। मतलब कि जो आपका जो पथ प्रदान किया गया है, कोर का जो टाया प्रदान किया गया है, उसका जो डायमीटर प्रदान किया गया है वो तरंग दैर्घ्य के बराबर ही होता है। तो इस तरीके का जो आपका फाइबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल मोड फाइबर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मल्टी मोड फाइबर। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि किसी भी कोर के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमारा जो वायु से कोर के अंदर जो हमारी आपतित किरण होती थी उसके लिए जो हमारा गाय कोण होता था वो फिक्स होता था। अगर उससे ज़्यादा हमारा गाय कोण होगा तो उस पर हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं मिलेगा। गाय कोण से अगर कम हमारा कोण कोई भी एंगल होगा तो उस पर हमें क्या मिलेगा, हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो जाहिर सी बात है कि गाय कोण पे हमें क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मिल रहा है, और उससे कम एंगल पर हमारा क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना मिल रही है। तो उससे कम कई सारे हमारे एंगल हो सकते हैं। इसका मतलब कि हर एक एंगल पे हमारा क्या होगा कि एक प्रकाश तरंग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि आपतन कोण पे ही डिपेंड करता है कि जितने अधिक हमारे आपतन कोण हो सकते हैं उतनी अधिक हमारे क्या होती है, प्रकाश तरंगें संचरित की जा सकती हैं कोर के अंदर, और वो भी सभी की सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के आधार पर। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम बात करें
तो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग के लिए मल्टीमोड फाइबर का प्रयोग किया जाता है। चूंकि प्रकाश तरंगों का फाइबर कोर में पथ उस आपतन कोण पर निर्भर करता है जिस पर कोर क्लैडिंग बाउंड्री से टकराता है, अतः विभिन्न आपतन कोण के आधार पर कोर में प्रकाश के अनेक पथ हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका फाई जो था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, आपके थीटा जीरो पर, गाय कोण पे। अगर फाई आपका आईसी से ज़्यादा मिल गया तो आपका पूरा आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो अगर गाय कोण का मान अगर हम लगातार कम करते जाएं तो फाई सी का मान लगातार क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और फाई का मान जब लगातार फाई सी से बढ़ता जाएगा तो हर एक एंगल पे क्या होगा, पूर्णांतिक परावर्तन की घटना हमें मिलेगी। और जितनी अधिक हमारी पूर्णांतिक, जितने एंगल पे हमें ये घटनाएं मिलेंगी उतने हमारे क्या होंगे, मार्क यहाँ पे प्राप्त किए जा सकते हैं। और ये क्या होता है, मोड़ हुआ पथ जिस पर प्रकाश प्रकाशीय रेशे के अंदर चलता है। प्रकाशीय रेशे के लिए जो मोड़ एनएम की संख्या होती है वो 1 से लगभग 1 लाख या उससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके का जो आपका मोड होता है, जो फाइबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी मोड फाइबर बोलते हैं। क्योंकि इसमें एक ही पथ नहीं होते हैं, 1 से 1 लाख से ज़्यादा भी पथ हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेप इंडेक्स फाइबर है। आइए इसको समझते हैं क्या है ये। कि जब फाइबर में कोर पदार्थ के अपवर्तनांक तथा क्लैडिंग पदार्थ के अपवर्तनांक में के मध्य अचानक परिवर्तन हो जाए, कहने का मतलब कि N1 और N2 के बीच में क्या हो जाए, डिफरेंस हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो इस प्रकार के फाइबर को हम क्या कहते हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर कहते हैं। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर में प्रकाश तरंग ए तथा बी का डिस्पर्सन हो जाता है, विसरण हो जाता है, ये अलग अलग क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो एक किस प्रकार से होता है, अब यहाँ पे क्या है कि 2 प्रकाश किरण आपको दिखाई गई है, एक आपका ए है और एक क्या है, आपका बी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या हो जाए कि आपका जो ए है, अब वो क्या जो आपतित हो रही है वो आपका क्या हो रहा है, एंगल बी से क्या है, कम एंगल बना रहा है। अब जब कम एंगल बना रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लंब डाल दें, तो लंब की बात करो, आपतन कोण की बात करें तो बी जो है वो ए की अपेक्षा ज़्यादा एंगल पे है। और ज़्यादा एंगल पे है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ए प्रकाश किरण होती है वो बी की अपेक्षा ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है, क्योंकि उसका जो क्रांतिक कोण, जो उसका कोण है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो ए होगा वो बी से क्या हो जाएगा, ज़्यादा लंबी दूरी तय करेगा, क्योंकि उसका जो यहाँ पे आपतन कोण है वो अपने क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रकाश संचरण पूर्व आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही होता है, ये तो हम जानते ही हैं। यदि कोर का अपवर्तनांक N1 और क्लैडिंग के अपवर्तनांक N2 है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो कंडीशन होती है क्या होती है हमारी, N1 इज ग्रेटर देन N2 होना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि कास फाई बराबर हमारा क्या होता था, कास फाई सी बराबर हमारा क्या होता था, N2 अपान के N1। तो अब इस फाई कास को हम इधर लेते चले आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फाई सी बराबर कास इनवर्स N2 अपान के N1। तो अगर हम बात करें उपरोक्त समीकरण में जो हमारा फाई सी है वो क्या है, हमारा आपतित किरण और कोर बाउंड्री के मध्य क्या है, हमारा क्रांतिक कोण है, उनके मध्य क्या है, हमारा क्रांतिक कोण है। और प्रकाश तरंग ए तरंग बी की तुलना में अधिक लंबा पथ तय करेगा, जिससे कुछ विरूपित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ए होता है, ए का जो एंगल होता है क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अधिक लंबा पथ तय करता है। तो इस तरह की अगर घटना जिस फाइबर में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर हमारा क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि जब ऑप्टिकल फाइबर, मतलब अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर देखना है। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता क्या है, जब ऑप्टिकल फाइबर में कोर का अपवर्तनांक केंद्रीय अक्ष से किनारे तक धीरे धीरे घटता है। कहने का मतलब कि अभी हमने क्या देखा था कि हमारा ये क्या था, कोर था, और कोर को हमने क्या माना था कि एक समान पदार्थ का माना था, और टोटल का हमने अपवर्तनांक क्या माना था, N1 माना था। लेकिन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंतर्गत क्या होता है कि ये जो कोर होता है, इसके अगर हम मिड हिस्से की जब बात करें, इसके अक्ष से बात करें, तो इसके दोनों तरफ क्या होता है कि इसका अपवर्तनांक इधर जाने पर और इधर नीचे आने पे इसका अपवर्तनांक लगातार क्या होता है, घटता जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम ये एक समान पदार्थ का नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर घटता जाता है तो इस प्रकार के फाइबर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कहते हैं। कोर से किनारे तक अपवर्तनांक में यह अपवर्तन, यह अंतर लगभग कितने का होता है, 1% का होता है। अगर यहाँ सेंटर पे अगर हमारा जो अपवर्तनांक है हम मान लेते हैं कि वो 100 है, तो किनारे तक जाते जाते कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, उसमें 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो अब अगर हम मान लें कि ये जो पूरा का पूरा हमारा कोर है कई सारे लेयर से मिलके बना है, और सब पे हमारा क्या है, कई सारे हमारे क्या है इसमें लेयर हैं।
ठीक है। और जब अधिक सारे लेयर हैं तो और सभी लेयर का क्या है, एक दूसरे से अपवर्तनांक में थोड़ा थोड़ा क्या है, अंतर है। जब थोड़ा थोड़ा अंतर है तो इसका मतलब कि हर एक लेयर पे प्रकाश द्वारा क्या हो जाएगा, हर एक लेयर पे हमारा क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता जाएगा। जब अपवर्तन होता जाएगा तो अपवर्तन होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपका जो प्रकाश का जो तरंग, प्रकाश की जो किरण है वो एक लाइन में ना मिल करके क्या मिलेगा, एक कर्व में मिलता है, एक पैराबोलिक शेप में मिलता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए इसको कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के प्रयोग में सिग्नल में विरूपण कम हो जाता है। इस फाइबर को अनेक परतों की श्रेणी में समान समझा जा सकता है। इसको हम मान सकते हैं कि कई सारे परतों से मिलकर बना है, जिसमें प्रत्येक परत की बाउंड्री पर अपवर्तनांक में क्या होता है, अंतर होता है। जाहिर सी बात है, कोर से क्लैडिंग की तरफ हम जा रहे हैं तो अपवर्तनांक उसका क्या हो रहा है, घट रहा है। और उसको अगर हमने क्या किया, समान भागों में उसको क्या कहते हैं, कई सारी परतों में बांट दिया है, तो हर परत का हमारा अपवर्तनांक क्या होगा, अलग अलग होगा। तो कोर से क्लैडिंग की तरफ घटते हुए क्रम, जो अपवर्तनांक होगा उसका क्रम कैसा होगा, घटता हुआ होगा। जब प्रकाश विभिन्न बाउंड्री स्रोत से गुजरता है तो उसका प्रत्येक बाउंड्री पर अपवर्तन होता है। अब जितने पार्टों उन्होंने बांटा है, हर एक पार्ट पे क्या होगा, उसका अपवर्तन होगा, जिससे अंत में प्रकाश पुंज का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। फाइनली जो क्लैडिंग के जाते जाते क्या होता है, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिससे प्रकाश गमन के लिए एक पैराबोलिक पथ प्राप्त होता है। पैराबोलिक का मतलब होता है पैरेलल पथ उसको मिल जाता है। तो अगर चित्र से देखें तो ये इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे प्रकाश तरंग होती है कोर के अंदर क्या होती है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, संचित होती है, एक पैराबोलिक शेप में संचरित होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। तो आइए देखते हैं, फाइबर के बाहर भाग में चलने वाली तरंग के पथ में अपेक्षाकृत कम अपवर्तनांक का पदार्थ होने के कारण ये तरंगे कोर के मध्य की तुलना में बाहरी भाग में तीव्र गति से चलती हैं। जाहिर सी बात है, सेंटर में हमारा क्या है, अपवर्तनांक ज़्यादा है और किनारे हमारे अपवर्तनांक कम है, तो बीच में हमारा जो कोर होगा वो सघन होगा, किनारे कैसा होगा, थोड़ा सा विरल होगा। तो जो विरल माध्यम है वहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रकाश तरंगे क्या होंगी, अधिक तीव्र गति से चलेंगी और मध्य में थोड़ा सा स्लो चलेंगी। इससे आंशिक रूप से उस लंबे पथ पे चलने के समय में देरी का समायोजन हो जाता है, जिस पर बाहरी तरंगों का चलना पड़ता है। इसके साथ ही संचित तरंगों में विरूपण भी नगण्य हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो जितने टाइप्स थे वो आज क्लियर हो गए। तो यहीं पे आपका फाइबर ऑप्टिक्स जो यूनिट है, आपका चैप्टर है, ख़त्म होता है। आप इसकी पूरी PDF से इसकी नोट्स बना लीजिएगा और इसको एक बार फिर से वीडियो को बार बार देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ ना समझ में आए आप मुझे कोई भी क्वेश्चन करके आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है। तो और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर में मैंने आपको अपवर्तन और परावर्तन पढ़ाया है, स्नेल का नियम बताया है। तो उस पर कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी होते हैं, किताब से आप उसको करने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं, IR का मान दिया होता है और आपको किसी न किसी चीज़ का अपवर्तनांक दिया होता है, किसी एक माध्यम का, दूसरे का पूछता है। ऐसे ही 3 सारी वैल्यू देगा, किसी एक का वैल्यू आपको पूछ सकता है। तो आप न्यूमेरिकल लगाइएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।